हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण क्या होता है, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। एक चालन विधि से, दूसरा संवहन विधि से, तीसरा विकिरण विधि से। तो इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि चालन विधि क्या होता है। तो चालन विधि केवल ठोस और संभव यह पारा में होता है। पारा भी क्या है? यह एक धातु है जो तरल अवस्था में उपस्थित रहता है। तो यह ठोस और पारा में होता है। ठोस की अगर थोड़ा बात करें तो ठोस में क्या होता है कि कण बहुत नज़दीक होता है, बहुत नज़दीक होता है, जिसके कारण इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। और इसके बीच में जो दूरी होता है, कणों के बीच की दूरी अंतर आणविक दूरी होता है, आणविक दूरी होता है, बहुत कम होता है। जिसके कारण अगर छड़ की एक सिरे को गर्म करते हैं तो इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि इसके बीच इसका घनत्व बहुत अधिक है। इसके बीच में जो कण है वो एक कण दूसरे कण को अपना ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे गर्म होते हुए आगे बढ़ता है और एक छोर से दूसरे छोर तक ये गर्म हो जाता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि ऊष्मा का चालन केवल ठोस माध्यम में और पारा में संभव होता है, जिसमें ऊष्मा किसी माध्यम के कणों, अणुओं या परमाणुओं के कंपन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होती है, जबकि कण स्वयं अपना स्थान नहीं बदलता। कहने का मतलब है कण अपना स्थान कब बदलेगा? जब कोई ठोस तरल अवस्था में आ जाएगा। कोई ठोस तरल अवस्था में आएगा तभी तो इसका कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो इसमें क्या है कि पदार्थ ठोस अवस्था में ही है, तरल अवस्था में नहीं आ रहा है। तो तरल अवस्था में नहीं आएगा तो इसका कण जहाँ पे वहीं पे प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण वो कण गर्म होकर दूसरे कण को अपना ऊष्मा ट्रांसफ़र करता है। तो इस क्रिया को हम लोग चालन विधि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोस माध्यम। चालन मुख्य रूप से ठोस पदार्थ में होता है और यह सबसे प्रभावी होता है। नेक्स्ट है पारा। पारा एक तरल धातु है, जो बता चुके हैं हम। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं। संवाहक मतलब ऊष्मा और विद्युत अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें जा सकते हैं। इसीलिए तरल होने के बावजूद पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। जैसे थर्मामीटर का अगर बात करें, थर्मामीटर में क्या रहता है? पारा। जब थर्मामीटर को हम अपने शरीर से बुखार जांच करने के लिए लगाते हैं तो इसका पारा क्या होता है? फैलता है। फैलने के कारण ये ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण मुझे पता चलता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें चालन विधि का अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। अनुप्रयोग मतलब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यही कारण है कि धातु की मेज या लोहे की मेज अधिक गर्म होती है। धातु और लोहे की मेज सबसे अधिक गर्म किसके कारण होती है? चालन विधि के कारण, तथा जल्दी गर्म होती है। और लकड़ी की मेज कम गर्म होती है, क्योंकि इसमें चालन विधि उतना अच्छे से काम नहीं करता। नेक्स्ट है छप्पर। छप्पर के मकान कम
गर्म होते हैं और कंक्रीट के मकान ज़्यादा गर्म होते हैं। नेक्स्ट है, चालन के कारण ही बर्तनों के ऊपर प्लास्टिक के कवर लगाए हैं कि जलने से बचा जा सके। इसका कहने का मतलब है कि कुकर के हैंडल को पकड़ने के लिए इसमें जो प्लास्टिक का यूज होता है वो चालन विधि इसमें कार्य नहीं करता। चालन विधि इसमें कार्य नहीं करता, जिसके कारण ये प्लास्टिक का जो हैंडल है ये गर्म नहीं होता। लेकिन जो इस कुकर के रॉड जो है वो तो धातु है, ये गर्म होता है, लेकिन हमारा ये प्लास्टिक गर्म नहीं होता, जिसके कारण इसको पकड़ते हैं तो हमारा हाथ नहीं जलता है। नेक्स्ट है, चालन के कारण ही चम्मच बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं। अगर तावा पर या किसी कढ़ाई में अगर चम्मच को रखते हैं तो एक सिरे से दूसरे सिरे पे गर्म होता है, किसके कारण? चालन विधि के कारण। तो आशा करते हैं कि चालन विधि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है संवहन। संवहन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। संवहन होता है कि किसी गैस के ऊपर अगर केतली में हम लोग पानी रखते हैं तो यहाँ पे गैस जल रहा है, तो गैस के जस्ट ऊपर वाला जो वो बर्तन है उसमें जो कण पानी का सटा हुआ है वो जल्दी गर्म होगा ऊपर की अपेक्षा। जब नीचे वाला जल्दी गर्म होगा तो ये हल्का होके ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर क्या है? ठंडा पानी है, वो भारी कण है पानी का। तो जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे का तो स्पेस स्थान खाली होगा, तो ऊपर का पानी नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे सटेगा और ये गर्म होके ये फिर ऊपर जाएगा। तो ये प्रक्रिया के द्वारा हमारा पानी पूरा गर्म होता है। पानी क्या है? पानी पूरा गर्म हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग संवहन विधि कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है जो केवल तरल और द्रव में ही होता है। मतलब कहने का मतलब है संवहन विधि का उपयोग द्रव और गैस में होता है सिर्फ, लेकिन ठोस में कौन सा? तो चालन विधि से ठोस गर्म होता है। कोई पूछेगा कि द्रव और गैस किस विधि के द्वारा गर्म होता है, तो संवहन विधि के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवहन की प्रक्रिया द्रव और गैस में संपन्न होती है। जब किसी गर्म माध्यम का एक छोर के संपर्क में लाते हैं तो गर्म अणु हल्के होकर ऊपर चले जाती हैं और ठंडे अणु नीचे आ जाती है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसे ही संवहन कहते हैं। तो यहाँ तो आपको समझा दिए, तो आशा करते हैं संवहन भी आपका समझ में आ गया होगा। इसमें दिया हुआ है कि हमारा वायुमंडल संवहन के कारण ही गर्म होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि के कारण गर्म होता है, तो संवहन विधि के कारण गर्म होता है। तो आशा करते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इसका अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग, संवहन विधि का अनुप्रयोग देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका ऊपर रखी जाती है, जिसमें संवहन के कारण पूरी फ्रिज ठंडी हो जाती है। इसका कहने का मतलब है कि ये फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर एक फ्रीजर पेटी होता है जो ऊपर रहता है। ये क्या है? फ्रीजर पेटी है, ये ऊपर है। ये जब ठंडा होके इसका जो हवा है ठंडा होके क्या हो जाएगा? भारी होगा तो क्या होगा? नीचे आएगा। तो नीचे मतलब ऊपर से हमारा ठंडा हवा नीचे आके क्या करेगा? ये पूरा फ्रिज को ठंडा करता है। अगर इसकी उल्टा बात करें, अगर हम लोग फ्रीजर नीचे लगा देंगे तो इसका टोटल ठंडा हवा एक ही जगह स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हवा तो भारी है, ये ऊपर उठ नहीं पाएगा, इसके कारण ये नीचे रहेगा। तो नीचे की स्थान तो ठंडा रहेगा, जबकि ऊपर गर्म रहेगा। तो ये तो फ्रीजर सही से काम करेगा नहीं, इसीलिए फ्रीजर ऊपर लगाया जाता है जिससे पूरा फ्रिज हमारा ठंडा हो सके।
इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट की समुद्रीय समीर। दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा स्थल तक आती है। कहने का मतलब है कि समुद्रीय समीर, समीर मतलब हवा होता है, वैसा हवा जो समुद्र से स्थल की ओर है, स्थल की ओर है, कहाँ से? समुद्र से। तो कहने का मतलब है जब हमारा दिन के समय स्थल गर्म होता है तो यहाँ की हवा क्या होता है? गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, नीचे खाली स्थान बचता है, तो समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा रहती है वो आके इस स्थान को भरती है। जब समुद्र की ओर से जो हवा आके इस स्थान को, खाली स्थान को भरती है, उसी को समुद्रीय समीर कहते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्थलीय समीर। तो कहने का मतलब है जब सूरज की रोशनी समुद्र पे रहता है, समुद्र की ओर रहता है, तो ये तो गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होता है? यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठता है, तो यहाँ खाली हवा बचता है। तो ये खाली हवा जब बचता है तो स्थल से ठंडी हवा किधर जाती है? समुद्र की ओर जाती है, खाली स्थान को भरने के लिए, इसीलिए स्थलीय समीर कहते हैं। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा विकिरण। विकिरण क्या है? विकिरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। विकिरण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसमें लिखा हुआ है जब बिना किसी माध्यम के भी ऊष्मा का संचरण होता है, मतलब बिना माध्यम के भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जा सकता है, इस क्रिया को हम लोग विकिरण कहते हैं। इसी विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाला प्रकाश और गर्मी विकिरण के आधार पर ही हम तक पहुंचता है। तो कह रहा है कि सूर्य से जो भी प्रकाश आता है या जो भी गर्मी आता है, वो जो हम लोग के पास पहुंचता है, हमारे वातावरण में पहुंचता है, ये किसके कारण? विकिरण के कारण ही। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है, जिसका मुख्य कारण विकिरण है। तो क्या होता है? हमारा बालू क्या है? बहुत जल्दी गर्मी को सोखता है और बहुत जल्दी इसे उत्सर्जित कर देता है, उत्सर्जन करता है, जिससे जब यह बालू हमारा गर्मी को सोखेगा तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और जब वहाँ से उत्सर्जन करेगा गर्मी तो बालू हमारा ठंडा हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है, जिसका मुख्य कारण विकिरण ही है। गर्म और ठंडा किसके कारण? विकिरण के कारण होता है। नेक्स्ट है किरचॉफ के नियम के अनुसार। किरचॉफ बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ या वस्तु वो जितना अच्छा अवशोषक है, क्या है? अवशोषक, जितना अच्छा वह अवशोषक है उतना ही अच्छा वह उत्सर्जक भी है, होता है। तो ये किसका नियम है? किरचॉफ का। तो इसमें दिया हुआ कि अच्छे अवशोषक, अवशोषक मतलब सोखने वाला, कोई भी चीज़ को अपने अंदर समा लेने वाला, उसे अवशोषक कहते हैं। और अच्छे उत्सर्जक, उत्सर्जक का मतलब है कोई भी चीज़ अपने अंदर से बाहर निकालना। जितने आसानी से आप किसी चीज़ को सोख सकते हैं, उतना ही आसानी से आप उसे निकाल सकते हैं। तो यही कह रहा है कि अच्छे उत्सर्जक माने जाते हैं, इसीलिए रेगिस्तान में रेत ज़्यादा गर्मी को सोखती है और ज़्यादा गर्मी को बाहर निकालती है। इसीलिए रेगिस्तान में ज़्यादा तापांतर होता है। तापांतर का मतलब होता है तापमान में अंतर। तापमान में अंतर को ही हम लोग तापांतर बोलते हैं। बादल भरी रात ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि बादल विकिरण को रोक लेती है और पुनः धरती पर लौटा देती है। कहने का मतलब है जब हमारा बादल आसमान में छाया रहता है तो ये एक उष्मा या गर्मी का अवरोध का काम करता है। अवरोध का काम करती है, जिसके कारण हमारी उष्मा इस बादल को वो पार नहीं कर पाती,
जब हमारी पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है और फिर रिटर्न पृथ्वी पर आ जाती है, तो वही कह रहा है कि बादल जिस समय हमारी रात में रहती है उस समय गर्मी ज़्यादा लगता है। तो रीज़न यही है कि ऊष्मा हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि बादल उसको रोक के रखता है अवरोध के रूप में। तो आशा करते इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।